हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन था एफएमसीजी स्टॉक्स के नाम। और एफएमसीजी स्टॉक्स के दम पर आज निफ्टी जिस एक रेंज में, जिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में फंसा हुआ था, उससे बाहर निकलने की आज कोशिश करता हुआ नजर आया। और ये श्रेय जाता है एफएमसीजी स्टॉक्स को और रिलायंस को। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि एफएमसीजी स्टॉक चले क्यों। तो देखिएगा, 2 दिन पहले एक क्लैरिफिकेशन आई थी एचयूएल के माध्यम से कि भाई हम अपने कमोडिटी के प्राइसेस हमारे रिड्यूस हो गए, तो हम अपने प्राइसेस को भी ऊपर की तरफ से कट कर रहे हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं एफएमसीजी कंपनीज के, जब वो फूड आइटम्स हैं या नॉन फूड आइटम्स हैं, उन सभी आइटम्स के अंदर रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो थोड़ी सॉफ्ट हुई है। और जो प्राइस के जो राइज थे वो एफएमसीजी कंपनी ने लिए थे, तो वो अपने प्राइस को भी, सेलिंग प्राइस को भी सॉफ्ट कर रही हैं। लेकिन देखिएगा, ये इंडिया में एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है कि जिस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, वो कम नहीं होते हैं। तो अक्सर अगर कम होते भी हैं तो वो माइनर होते हैं। और एफएमसीजी की जब कॉस्ट बढ़ती है एफएमसीजी में रॉ मटेरियल की, तो वो तो कंज्यूमर को पास ऑन कर दी थी इन्होंने, लेकिन अब जो घटी हुई कीमत है वो जनरली कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होती है। तो ये उम्मीद बताई जा रही है कि भाई अब एफएमसीजी कंपनीज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है या नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए एफएमसीजी कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए। तो ये स्टोरी आज जो है प्ले हुई। अब ये कहाँ तक कारगर रहेगी, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि सच में प्राइस नीचे किए गए हैं। लेकिन बाजार ने एंटिसिपेट किया कि भाई प्राइस कोई कम नहीं करता, रॉ मटेरियल सॉफ्ट हो गए हैं, रॉ मटेरियल की कीमत घट जाएगी तो अल्टीमेटली मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो बाजार किस तरीके से पॉजिटिव लेता है, किस तरीके से नेगेटिव लेता है, ये बाजार की मर्जी होती है। तो बाजार ने आज इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। दूसरी तरफ से जो मेटल कंपनीज हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा कर रही हैं। हालांकि आज चाइना से खबर काफ़ी ख़राब थी, और चाइना से खबर ये थी कि जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल के मुकाबले में 7.5% के आसपास डी ग्रोथ करा है। तो अगर चाइना जैसी जो इकोनॉमी, जो एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ी उसकी निर्भरता है, अगर वहाँ से एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड कम हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड के अंदर जो कंजम्पशन पैटर्न है वो नीचे की साइड है। यानी कि चाइना की एक्सपोर्ट घटने का मतलब है कि वास्तव में जो यूरोपियन मार्केट्स हैं या जो जिन कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर उसका इंटेक कम है। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर जो सॉफ्टनेस है उसके संकेत देते हैं। तो ये खबर थी। लेकिन वहीं पर इस खबर के अनुरूप जो है, हालांकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा सा रिएक्ट करती हुई नज़र आई, और चाइना के बाज़ार भी। लेकिन हमारे बाज़ार अभी देखिएगा एक स्पेकुलेटिव मूव के अंदर चल रहे हैं। स्पेकुलेटिव मूव, हालांकि कल ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, अभी ये थमता हुआ नज़र आएगा। लेकिन निफ्टी के अंदर क्या बहुत सारे सेक्टर्स हैं। देखिएगा, निफ्टी की जो पूरी रैली थी ना, उसकी आधारशिला रखी गई थी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में, वो अभी साइड लाइन में चल रहे हैं। हालांकि आज भी उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अब 52 वीक हाई से हम तकरीबन 125-150 पॉइंट दूर है। तो बाजार कल शायद उसको टच करने की कोशिश करेगा। और बुल्स ने जो ताकत लगाई है और सेक्टर वाइज जो सब चीज़ रोटेट करके कोशिश की जा रही है, वो शायद उसी की कवायद है। तो कल किसी और सेक्टर को या मिला जुला कर जो है वहाँ पर उसको टच करने की कोशिश जो है निफ्टी एक बार करेगा। लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो तभी हो सकता है कि जब तक निफ्टी जैसे जो इंडेक्स हैं, जो सेंसेक्स जैसे इंडेक्स हैं, वो अगर ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्म ना करें, बस वो खड़े रहें। तो स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी हम रैली देखी है वो तभी होती है कि जब निफ्टी लगभग अपने हाई के आसपास पहुंच जाए और निफ्टी वहां पर थोड़े समय होल्ड करे, तो उतने दिनों में स्मॉल कैप और मिड कैप के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना गेम खेल चुके होते हैं। और यहाँ पर जनरली रिटेलर्स ट्रैप होता है। तो देखिएगा, अपना तो जो व्यू है वो स्मॉल कैप और मिड कैप पे भी यही है अपना, कि भाई अब अच्छी तेज़ी हो रही है। आपको सपने दिखाए जाएंगे कि भाई 2 साल में ही हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। ठीक है भाई, जो इन्वेस्टमेंट के जो शेयर्स हैं उनके लिए तो ठीक है रहा है, लेकिन जहाँ पर हमने ट्रेड के लिए शेयर्स लिए हैं और इन्वेस्टमेंट के भी वो शेयर्स जहाँ पर हमें लग रहा है कि भाई प्राइस अब अच्छे हो गए हैं और ये हमारी जो वैल्यूशंस है उसके पैरामीटर के आगे चले गए, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं वो तो जो है सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन
जो न्यू कमर्स हैं या जो अभी रैली के अंदर देख रहे हैं, उनको लगेगा कि भाई हर रोज़ स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर कभी किसी शेयर में 5-7% की रैली आई थी, कभी किसी में, तो दिन में जो भी कुछ शेयर्स लेंगे तो उन शेयर्स को अब अगर हम रोटेट करके पकड़ते रहेंगे तो भाई हमें तो रोज़ 5-7% की रैली मिलती रहेगी कुछ ना कुछ शेयर्स में। तो देखिएगा, ये हमने ऐसी रैली बहुत बार देखी है, लेकिन ऐसी रैली का जो अंत होता है ना, उसमें सबसे खास बात क्या होती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स चलते हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, और सेक्टर बदल लेते हैं, यानी कि जो पिछली बार चले थे वो नहीं चलते, और बाद में जो लोग हैं वो बड़े ऊंचे प्राइस पर ट्रैप हो जाते हैं। हमने 2021 में भी ऐसा ही देखा कि बड़े प्राइस के ऊपर ट्रैप हो गए, और वो प्राइस जो है अब भी नहीं आए, क्योंकि जो शेयर्स पिछली बार चले थे वो शेयर्स इस बार नहीं चल रहे। तो क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में यही सबसे खास बात ये होती है कि स्मॉल कैप के वो शेयर्स नहीं चलेंगे, दूसरे शेयर्स चलेंगे, और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब हैं और वो भी अब जो है रनअप कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि जो स्पेकुलेशन करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर लोगों को फंसा के खड़ा कर देंगे, और वहाँ पर जो है एक विशेष अलर्ट की ज़रूरत है। इंडेक्स की बात अगर हम करें तो इंडेक्स में देखिएगा, जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है ना तो लोग नए नए टारगेट देने लगते हैं ऊपर के, और जब गिरने लगता है ना तो नीचे के अलग अलग टारगेट देने लगते हैं। अभी देखिएगा जो जद्दोजहद चल रही है वो वास्तव में जो 52 वीक हाई है उसको पहुंचाने की लग रही है, और इसीलिए जो भी कोई अब जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी शायद उस लेवल को टच करने के बाद ही आने की जो है चेष्टा करेगा। उस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं तो जनरली उस लेवल को पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो हाई है वो है 1887 और 726 है। तो अब ये जो 150 पॉइंट का लेवल है इसको टच करना, देखिएगा सस्टेन करने में हो सकता है मेहनत लगे कि भाई वहाँ पे खड़ा कर दिया और बाजार को 6 घंटे, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन उस लेवल पे खड़ा करना वो हो सकता है मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे टच करा के घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे ट्रेड करने के बाद उसको एक बार टच कराना वो शायद आसान है। तो वो शायद हो जाए आपको, और वहाँ पर एक जो है हमें ये लगता है कि उसको एक टच कराने की जो है कोशिश बाजार कर रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर अगर हम देखें तो जो प्राइस एक्शन है वो कमज़ोर हो चुका था, लेकिन जो अगर हम 5-6 दिन में आप ये देखें तो उसको एक कंसोलिडेशन की तरह अगर आप मानेंगे तो यहाँ पर जो है एक दोबारा से एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। बट मुझे लग रहा है कि वो जो लेवल्स है उसको टच कराने की कोशिश जो है हो रही है, और यहाँ पर उसके लिए मुझे जो शेयर है जिसकी मैं कल भी चर्चा कर रहा था, हो सकता है कल HDFC बैंक का सहारा लिया जाए, क्योंकि वो हैवी वेट HDFC लिमिटेड का सहारा लिया जाए और वो लेवल टच करा दिया जाए। और आज जो भी तेज़ी थी वो नेस्ले में, ब्रिटेनिया में तेज़ी थी, TCS की हम कल चर्चा कर रहे थे, कल IT सेक्टर एकदम धड़ाम था, आज एकदम निखार आ गया। तो ऐसा कुछ था नहीं, बट हमारी जो है लगता है कि भाई TCS में 8.29 की कंट्रीब्यूशन रहा, L&T में 8.42, और आज रिलायंस था जो इंडेक्स को सबसे अच्छे तरीके से संभाला था। बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, सिप्ला और महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में थे। एडवांस डिक्लाइन आज और दिनों से अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ आज भी सेम थी कि एडवांस वाले शेयर्स जो सुबह थे उसके मुकाबले में शाम होते होते कम हो गए, लेकिन जितना पहले जिस गति से गिर रहे थे उतनी गति से नहीं, पहले ऐसे गिरते थे। और आज गिरने वाले शेयर्स जिस गति से बढ़ते थे वो भी आज नहीं बढ़े। तो अल्टीमेटली जो डेटा है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात भी करें तो कल के मुकाबले में। ब्रिटेनिया, टाटा कंज्यूमर, भारत पेट्रोल, नेस्ले तेजी में थे, वहीं सिप्ला, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अदानी, SEZ, ICICI बैंक, HCL टेक ये सब कमजोरी में थे। मोस्टली शेयर्स के जो पैटर्न थे, देखिए कुछ सिलेक्टेडली जो शेयर्स हैं इंडेक्स के अंदर उनको मैनेज किया जा रहा है, बाकी शेयर्स को गिरने से रोकते हैं, या गिरते हैं तो बस इतना गिरने देते हैं कि भाई इंडेक्स पे कोई ज़्यादा वेट ना आए। निफ्टी बैंक भी देखिएगा काफ़ी समय से लेगार्ड रहा है, आज भी लेगार्ड रहा, और जहाँ पे निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया 0.68 का, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन मिला 0.25 का। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, इस निफ्टी के अंदर ये जो निफ्टी आज जहाँ खड़ा है उसमें खाली अगर आप किसी का मेन रोल देखेंगे
तो वो निफ्टी बैंक स्टॉक्स का। हालांकि पिछले 400-500 पॉइंट की जो रैली हुई है उसमें निफ्टी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हो सकता है कि भाई जिसने सबसे पहले झंडा उठाया था वो एक बार हाई टच कराने की कोशिश में योगदान दे दे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनके इंडिविजुअल्स शेयर्स में देखेंगे तो आज जैसे यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2-3 दिन की कमजोरी के बाद आज संभलता हुआ नजर आया। पैटर्न जिस तरीके के बन रहे हैं वहाँ पर जो बॉडीज़ हैं आप देखेंगे निफ्टी बैंक में पिछले 4 दिन की बॉडीज़ देखेंगे, बड़ी छोटी बॉडी है, एक नैरो रेंज में काम हो रहा है। यानी कि बुल्स और बियर्स दोनों के पास पर्याप्त ताकत है और बीच में कहीं पर भी बाजार को सेटल कर लेते हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट होनी है, मुझे लगता है स्टेटस को रहना है, यानी कि ना तो इंटरेस्ट के रेट बढ़ने ना घटने में जो ऐसी संभावना लगती है। क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ी सी कूल हो गई है, लेकिन फिर भी एक चांस है जिसकी वजह से बढ़ सकता है। मैं आपको वो बता दूं, हमारे यहाँ पे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, लेकिन यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले क्रम में है। तो उसको अगर देखें तो आरबीआई ये फैसला ले सकता है कि कुछ माइनर राइज कर सकता है। और आज जैसे एचडीएफसी बैंक ने भी एमसीएलआर के जो लैंडिंग रेट्स हैं उसमें 10 पैसे से लेकर 15 बेसिस पॉइंट यानी कि 15 पैसे तक, यानी कि 0.10 से 0.15 तक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ किए हैं, जो लैंडिंग रेट्स हैं उनके। तो वहाँ पर भी ये मतलब अगर उनको देखें तो ऐसा लग रहा है कि शायद आरबीआई भी थोड़ा बढ़ा सकता है। और उसका रीज़न ये कि जो यूएस की मार्केट है वहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ से बॉन्ड मार्केट में अभी जैसा आज ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाया रेट और यूरोपियन मार्केट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं पीछे से, तो जो बॉन्ड मार्केट है उसमें पैसा इंडिया में नहीं आ पाएगा क्योंकि करेंसी रिस्क, और फिर अगर इंडिया में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक आपको स्प्रेड नहीं मिलेगा तो वहाँ से जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ से फॉरेन इन्फ्लोज कम हो सकते हैं। और इस वजह से हो सकता है कि सेंट्रल बैंक बहुत लेस चांसेस हैं, बट वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा राइज करे। बट मैं इसको एज ए नॉन इवेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इसको कोई बड़ा इवेंट नहीं मान रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है मोर और लेस जो है डिस्काउंटेड है, और या तो स्टेटस को रहेगा और ज़्यादातर चांसेस हैं स्टेटस को के हैं। लेकिन अगर यूएस के या बॉन्ड मार्केट अगर देखिए उसकी खबर तो आरबीआई के पास ही रहती है कि बॉन्ड मार्केट में कैश इनफ्लोज किस तरीके के हैं। तो अगर वो कैश इनफ्लोज अगर वहाँ पर आरबीआई के हिसाब से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए तो हो सकता है कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा दिया जाए कि कम से कम शॉर्ट पीरियड के अंदर अगली क्रेडिट पॉलिसी तक के लिए कि चलो एक बार मैनेज कर लेते हैं और इंडिया में बॉन्ड मार्केट में कैश इनफ्लो को बढ़ाने की चेष्टा करें। तो वो एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज इन्फ्लेशन के डेटा इंडिया के हिसाब से शायद स्टेटस को जो है बता रहे। अगर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे होते ना तो हम घटा भी देते। इसी सेम इन्फ्लेशन के ऊपर हमने पहले देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे थे इंडिया में भी। अगर आप पिछले 3-4 साल का आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पीरियड में घटते थे ऐसे में। लेकिन क्योंकि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सांस नहीं ले रहा और वो नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रहे, तो आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉन्ड मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। तो वो जो चांसेस हैं वो हमें लग रहे हैं। उसके अलावा देखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज फिर संभालना था क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट करना था, आज निफ्टी को ऊपर लेके जाना था। तो निफ्टी को रोकने के लिए जो जो कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिशें की गई। और देखिएगा सारे शेयर्स में लास्ट में जाके एचडीएफसी बैंक को माइनस से प्लस लाने की कोशिश हुई। 1596 का लो था और 1612 का हाई है। ये सब कुछ 3 बजे के आसपास हुआ है। तो अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक से जो है निफ्टी को भी मैनेज किया गया। अब बात करते हैं, आज एफआईज के डेटा बहुत मजबूत है। 1382 करोड़ की कैश में बाइंग, 806 की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग और 1893 की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग। तो सारे डेटा मजबूत है और इंडेक्स की ऑप्शंस में कोई बहुत बड़ी फिगर है नहीं। और आज डीआईज भी नेट बायर है। तो सेलर आज थे नहीं, बैकफुट पे थे, लेकिन जब सेलर आएंगे तो इन्हीं लोगों में से निकल के आएंगे। और यहाँ पर मैं केवल यही बात बोलना चाहूँगा निवेशकों को कि हो सकता है कि बाजार अभी 5-7 दिन ही कंसोलिडेट फिर दोबारा से कंसोलिडेट करे, और इस दौरान जो प्ले हो रहा है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में हो रहा है। वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो बाजारों के अंदर एक एग्रेसिवली जो है तेजी दिखा रहे हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि एक भाव देखिएगा 100 रुपये का शेयर अगर एक बार 125 से 130 रुपये हो जाए तो होता क्या है कि वहाँ पर एक चांसेस ये रहता है कि अगर ऑपरेटर वहाँ पर शेयर्स को ले आए
और अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करना शुरू करेंगे तो मतलब 130 रुपये से बेचना शुरू करेंगे तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो 118 120 तक बेच पाएंगे। तो ये होता है, पहले पंप करते हैं और बाद में डंप जो है होता है। मुझे यही लग रहा है कि अभी पंपिंग और पंपिंग चल रही है अभी, और तो जो है स्मॉल कैप के अंदर फिर डंपिंग भी हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत सारे शेयर्स हमें देखें स्मॉल कैप मिड कैप में जो मतलब उनको वैल्यूएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अभी लिक्विडिटी जो मूव है वो चल रहा है उन शेयर्स के अंदर। तो इंडेक्स के बाद अभी इंडेक्स में पहले बैंक निफ्टी में चल रहा था, अभी स्मॉल कैप में और मिड कैप के शेयर्स में इस तरीके की मारामारी चल रही है। बट ये बहुत ही केयरफुल होता है यहाँ पे, जब इस तरीके से अनरीजनेबल वैल्यूएशंस की तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप जब शेयर जाने लगते हैं तो फिर क्या होता है, 1.5-2 साल हमने देखा कि वो सुस्ती छा जाती है उसमें। मुझे याद है कि 2017 के जो रनअप हुआ था स्मॉल कैप और मिड कैप में, 17 और 18 का भी शुरू था, उसके बाद पूरा 2018, 2019 और फिर मार्च 2020 के कोविड का जो पीरियड है, 2.25 साल तक स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में क्या हुआ, स्पेशली स्मॉल कैप शेयर्स, तो मतलब 50% से ज़्यादा स्मॉल कैप शेयर्स 50% से ज़्यादा की करेक्शन कर चुके थे। तो वो बड़ा पेनफुल सिचुएशन था क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स थे उस समय पर। और तो वहाँ पर ये जो है कुछ शेयर्स तो देखिएगा हमने 2017 में सोल्ड आउट कर लिए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी शेयर्स जो हैं बच जाते थे कि भाई नहीं, क्योंकि जो ग्रीड है वो तो रहती है और बाज़ार सिखाता है भी है कि भाई कभी कभी ज़्यादा ग्रीड करने का जो नतीजा होता है वो ख़राब होता है। तो हमसे भी वो गलतियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुई। तो बहुत सारे शेयर्स हमने डबल भी प्राइस हो गया, हमने नहीं बेचा, नहीं अभी तो ये बहुत और ऊपर जाएगा। और हमें लगा कि नहीं भाई वैल्यूशन अभी तो इसकी जो है अपग्रेड होनी है, लेकिन वो नहीं हुई उस परिस्थिति में। तो वहाँ से देखिएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना शेयर बाजार हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है, तो एक अलर्ट रहना जो है सिखाता है। तो कभी कभी वो गलतियाँ बाजार सेम तरीके से रिएक्ट ना भी करे, बट देर सवेर करता है। और जब भी वैल्यूशंस बड़ी स्ट्रेस्ड हुई हैं, जब हुई हैं, बाजार ने देखिएगा अच्छी करेक्शन दी, और जब वैल्यूशंस बहुत ही नीचे की तरफ चली गई हैं, बाजारों ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पर रैली भी बहुत जबरदस्त दी है। तो अभी जो परिस्थिति है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रोज पोर्टफोलियो में से अपना हल्का करिए। जो भी पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, मान लीजिए 20-25 जो भी शेयर्स हैं, जहाँ पर भी आपको मिल रहा है थोड़ा निकलने का मौका जो है बाजार दे रहा है। और देखिएगा ये मैं सेम चीज़ जो है अपने पोर्टफोलियो में भी कर रहा हूँ। हालांकि हमारी जो पोजीशंस हैं ट्रेडिंग की वो अभी भी जो हमारी पुरानी पोजीशंस थी उसी लेवल के ऊपर या उसी तरीके से अभी हम मेंटेन कर रहे हैं। और हम वेट एंड वॉच की स्थिति में जब जरूरत होगी तो उन पोजीशंस को बढ़ाया भी जा सकता है। इंडिया विक्स जो है वो 11 पे आ गया। जब ये देखिएगा, इंडिया विक्स की भी बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स जब भी इतना लो लेवल के आसपास आ जाता है, वोलेटिलिटी कम है, तो देखिएगा बड़े प्लेयर्स को पैसा ही नहीं बनेगा। बड़ा प्लेयर क्या करेगा, उसको पता है यार ऑप्शंस के प्रीमियम ही नहीं है। तो जब तक ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं तो भाई पैसा कहाँ से बनेंगे, क्योंकि मोस्टली तो ऑप्शन सेलर्स हैं वो। तो अब ऑप्शन सेलिंग करके उन्होंने पैसा बनाना, ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए वोलेटिलिटी कब आएगी, जब बाजार ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, एक डायरेक्शन में ना जाए। तो बाजारों में जब गिरावट होती है तो ये जो फियर इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं इंडिया विक्स, ये जो है तेज़ी से बढ़ता है और फिर उस समय पर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो बहुत ही जल्द जो है आपको ये ऑप्शंस का जो इंडिया विक्स है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम पर बेस्ड होता है, वो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ओवरसोल्ड हो गया है। और यहाँ से ये थोड़ा सा रिकवर करके 12 और 13 के बीच में पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि 12 से 13 इसी महीने के अंदर भी पहुंचेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तो देखिएगा पॉजिटिव है। ब्रेंट क्रूड $77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन की जो डेटा है उसमें आज देखिएगा निफ्टी के अंदर स्पेशली मंदी करने वाले जो कॉल राइटर थे वो सब बैकफुट पर आ गए। और आज जो राइटिंग है ना कॉल राइटिंग में, वो भी बहुत ही सीमित है, जबकि पुट राइटर बड़े एग्रेसिव हो गए 18,700 पर। और इसके साथ साथ अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 44,000 के ऊपर 44,000 पर पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। लेकिन इसके साथ साथ 44,300, 400, 500 बैंक निफ्टी में फिर भी कॉल राइटिंग है, लेकिन निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग बैकफुट पर चली गई है। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।